नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। पूस की चांदनी गांव के निर्जन प्रांत में हल्के कुहासे के रूप में साकार हो रही थी। शीतल पवन जब घनी अमराइयों में हरहराहट उत्पन्न करता, तब स्पर्श न होने पर भी गाढ़े के कुर्ते पहनने वाले किसान अलावों की ओर खिसकने लगते। सैला खड़ी होकर एक ऐसे ही अलाव का दृश्य देख रही थी, जिसके चारों ओर 6-7 किसान बैठे तमाकू पी रहे थे। गाढ़े की दोहर और कंबल उनमें से 2 ही के पास थे और सब कुर्ते और इकहरी चादरों में हू हा कर रहे थे। सैला जब महुए की छाया से हटकर उन लोगों के सामने आई तो वे लोग अपनी बातचीत बंद कर असमंजस में पड़े कि मेम साहब से क्या कहें। सैला को सभी पहचानते थे। उसने पूछा, ये अलाव किसका है? महंगू महतो का सरकार, एक 16 बरस के लड़के ने कहा। दूर से आते हुए मधुबन ने पूछा, क्या है रामजस? मधु भैया, यही मेम साहब पूछ रही हैं, रामजस ने कहा। मधुबन ने सैला को नमस्कार करते हुए कहा, क्या कोई काम है? कहीं जाना हो तो मैं पहुंचा दूं। नहीं नहीं मधुबन, मैं भी आगे के पास बैठना चाहती हूँ। मधुबन पुआल का छोटा सा बंडल ले आया। सैला बैठ गई। मधुबन को वहां पाकर उसके मन में जो हिचक थी वह निकल गई। महंगू के घर के सामने ही एक अलाव लगा था। महंगू वहाँ पर तमाकू चिलम का प्रबंध करता। 2-4 किसान लड़के बच्चे उस जगह प्रायः एकत्र रहते। महंगू की चिलम कभी ठंडी न होती। बुढ़ा पुराना किसान था। उस गांव के सब अच्छे टुकड़े उसकी जोत में थे। लड़के और पोते गृहस्थी करते थे। वह बैठा तमाकू पिया करता। उसने भी मेम साहब का नाम सुना था। सैला की दयालुता से परिचित था। उसकी सेवा और सत्कार के लिए मन ही मन कोई बात सोच रहा था। सहसा सैला ने मधुबन से पूछा, मधुबन, तुम जानते हो कि वाटली साहब की नील कोठी यहाँ से कितनी दूर है? वह कल के लड़के हैं मेम साहब, उन्हें क्या मालूम कि वाटली साहब कौन थे? मुझसे पूछो। मेरा रोआ रोआ उन्हीं लोगों के अन्न का पला हुआ है, महंगू ने कहा। आहा, तब तुम जानते हो उन्हें? बाटली को खूब जानता हूँ, बड़े कठोर थे। दया तो उनके पास फटकती न थी। कहते कहते अलाव के प्रकाश में बुढ़े के मुख पर घृणा की 2-3 रेखाएं गहरी हो गईं। फिर वह संभल कर कहने लगा, पर उनकी बहन जेन माया ममता की मूर्ति थी। कितने ही बाटली के सताए हुए लोग उन्हीं के रुपए से छुटकारा पाते, जिसे वह छिपा कर देती थी, और मुझ पर तो उनकी बड़ी दया रहती थी। मैं उनकी नौकरी कर चुका हूँ। मैं लड़कपन से ही उन्हीं की सेवा में रहता था। ये सब खेती बाड़ी गृहस्थी उन्हीं की दी हुई है। उनके जाने के समय मैं कितना रोया था। कहते कहते बुढ़े की आंखों में पुराने आंसू बहने लगे। सैला ने बात सुनने के लिए फिर कहा, तो तुम उनके पास नौकरी कर चुके हो? अच्छा, तो वही नील कोठी? अरे मेम साहब, वह नील कोठी अब काहे को है? वह तो है भुतही कोठी। अब उधर कोई जाता भी नहीं, गिर रही है। जैन के कई बच्चे वहीं मर गए। वह अपने भाई से बार बार कहती कि मैं देश जाऊंगी, पर बाटली ने नहीं जाने दिया। जब वह मरे तभी जैन को यहाँ से जाने का अवसर मिला। मुझसे कहा था, महंगू, जब बाबा होगा तो तुमको बुलाऊंगी उसे खिलाने के लिए। आ जाना, मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करूंगी। मुझे ऐसा ही मानती थी। चली गई। तब से उनका कोई पक्का समाचार नहीं मिला। पीछे एक साहब से जब वह वहाँ का बंदोबस्त करने आया था, सुना कि जैन का पति स्मिथ साहब बड़ा पाजी है। उसने जैन का सब रुपया उड़ा डाला। वह बेचारी बड़ी दुखी है। मैं यहाँ से क्या करता मेम साहब? सैला चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में आंधी उठ रही थी, किंतु मुख पर धैर्य की शीलता थी। उसने कहा, महंगू, मैं तुम्हारी मालकिन को जानती हूँ। क्या अभी जीती है मेम साहब? बुढ़े ने बड़े उल्लास से पूछा। उसके हाथ का हुक्का छूटते छूटते बचा। नहीं, वह तो मर गई है। उसकी एक लड़की है। आह, कितनी बड़ी होगी! मैं एक बार देख तो पाता। अच्छा, जब समय आएगा तो तुम देख लोगे। पहले ये तो बताओ कि मैं नील कोठी देखना चाहती हूँ। इस समय कोई वहाँ मेरे साथ चल सकता है? सब किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भुतई कोठी में इस रात को कौन जाएगा? महंगू ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, रात को सूझता कम है। मधुबन ने कहा, मेम साहब, मैं चल सकता हूँ। साहस पाकर लड़के रामजस ने कहा, मैं भी चलूँगा भैया। मधुबन ने कहा, तुम्हारी इच्छा। कंधे पर अपनी लाठी रखे मधुबन आगे, उसके पीछे सैला।
तब राम जस तीनों उस चांदनी में पगडंडी से चलने लगे। चुपचाप कुछ दूर निकल जाने पर सैला ने पूछा, मधुबन, खेती से तुम्हारा काम चल जाता है? तुम्हारे घर पर और कौन है? मेम साहब, काम तो किसी तरह चलता ही है, 2-3 बीघे की खेती ही क्या। बहन है बेचारी, न जाने कैसे सब जुटा लेती है। आजकल तो नहीं, हाँ जब मटर हो जाएगी, गांव में कोल्हू चलने ही लगे हैं, तब फिर कोई चिंता नहीं। तुम शिकार नहीं करते? कभी कभी मछली पर बंसी डाल देता हूँ, और कौन शिकार करूँ? बहन तुम्हारी यहीं रहती है? हाँ मेम साहब, उसी ने मुझे पाला है। कहते हुए मधुमन ने कहा, देखिए ये गड्ढा है, संभल कर आइए। अब हम लोग कच्ची सड़क पर आ गए हैं। अच्छा मधुमन, तुमने ये तो कहा ही नहीं कि तितली कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ी। उस दिन जब रामनाथ उसको लिवा ले गया, तब से उसको पता न लगा उसका क्या हाल है। सब कठोर है, निर्दय है, मनी मन कहते हुए अन्य मनस्क भाव से मधुबन ने अपना कंधा हिला दिया। क्या मधुबन, कहते क्यों नहीं? उसी दिन से वह बेचारी पड़ी है। उधर सुना है कि तहसीलदार ने बेदखली कराने का पूरा प्रबंध कर लिया। मेम साहब, गरीब की कोई सुनता है? आप ही कहिए ना, किसी ब्याह में रमुआ ने 10 रुपये लिए, वह हल चलाता मर गया। जिसका ब्याह हुआ उस 10 रुपये से वह भी उन्हीं रुपयों में हल चलाने लगा। उसके भी लड़के यदि हल चलाने के डर से घबराकर कलकत्ता भाग जाएं, तो इसमें बाबा जी का क्या दोष है? कुछ नहीं, सैला ने कहा। फिर आप तो जानती हैं कि ये तहसीलदार पहले मेरे यहाँ काम करता था। गोदाम वाले साहब से एक बात पर उबाड़ कर मेरे पिताजी को लड़ा दिया। मुकदमे में जब मेरा सब साफ हो गया, तो जाकर वह धामपुर की छावनी में नौकरी करने लगा। इसको दानव की तरह लड़ने का चस्का है, सो भी अदालत का ही। नहीं तो किसी दिन एक दिन इसकी लड़ने की साथ मिटा देता। मैं किसी दिन इसकी नस तोड़ दूं तो मुझे चैन मिले कि कलेजे में कतरनी से कीड़े दिन रात बलबलाया करते हैं। ये तहसीलदार तुम्हारे यहाँ? अरे ये बात मैं क्रोध में कह गया मेम साहब। जो समय बीत गया उसे सोच कर क्या करूँगा। अब तो मैं एक साधारण किसान हूँ, शेरकोट का। चलते चलते सैला ने क्या कहा? शेरकोट ना? हाँ, तहसीलदार ने कहा था कि शेरकोट ही बैंक बनाने के लिए अच्छा स्थान है। कहाँ है वह? मधुबन गुर्रा उठा, भूखे भेड़िए की तरह। उस ठंडी रात में उसने अपना क्रोध दमन करने से पसीना हो आया, बोला नहीं। सैला भी सामने एक ऊंचा सा टीला देखकर अन्य मनस्क हो गई, जो चांदनी रात में रहस्य के स्तूप सा उदास बैठा था। राज जस सहसा पीछे से चिल्ला उठा, अब तो पहुंच गए मधुबन भैया। मधुबन ने गंभीरता से कहा, हूँ। सैला चुपचाप टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी। उस नीरस रजनी में पुरानी कोठी बहुत दिनों के बाद 3 नए आगंतुकों को देखकर जैसे व्यंग की हंसी हंसने लगी। अभी ये लोग दालान में पहुंच भी न पाए थे कि एक सियार उसमें से निकल कर भागा। हाँ, भयभीत मनुष्य पहले ही आक्रमण करता है। रामजस ने डरकर उस पर डंडा चलाया, किंतु वह निकल गया। सैला ने कहा, मैं भीतर चलूँगी, चलिए। पर अंधेरे में कोई जानवर। मधुबन चुप रहा। आगे उसके मन में शेरकोट में बैंक बनाने की बात आ गई। वह चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। सैला भी भीतर न जाकर झील की ओर चली गई। पत्थरों की पुरानी चौकियां अभी वहां पड़ी थीं। उन्हीं में से एक पर बैठकर वह सूखती हुई झील को देखने लगी। देखते देखते उसके मन में विषाद और करुणा का भाव जागृत होकर उसे उदास बनाने लगा। सैला को दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस पत्थर पर वह बैठी है, उसी पर उसकी माता जेन आकर बैठती थी। अज्ञात अतीत को जानने की भावना उसे अंधकार में पूर्व परिचितों के समीप ले जाने का प्रयत्न करने लगी। जीवन में वह विचित्र श्रृंखला है। जिस दिन से उसे बाटली और जैन का संबंध इस भूमि से विदित हुआ, उसी दिन से उसकी मानस लहरियों में हलचल हुई। पहले उसके हृदय ने तर्क वितर्क किया, फिर बाल्यकाल की सुनी हुई बातों ने उसे विश्वास दिलाया। उसकी माता जेन ने अपने जीवन के सुखी दिनों को यहीं बिताया है। अवश्य उसकी माता भारत के एक नील व्यवसायी की कन्या थी। फिर जब उसके संबंध में यहाँ प्रमाण भी मिलता है, तब उसे संदेह करने का कोई कारण नहीं। अज्ञात नियत की प्रेरणा उसे किस सूत्र से यहाँ खींच लाई, यही उसके हृदय का प्रश्न था। मैं सोचने लगी, यहाँ पर उसकी माता की कितनी सुखद स्मृतियाँ शून्य में विलीन हो गई। आहा, उसके दुख से भरे हुए अंतिम दिन कितने प्यार से इन स्थलों को स्मरण करते रहे होंगे। इसी झील में छोटी सी नाव पर उस अतीत काल में वह कितनी बार घूमकर इसी कोठी में लौट कर आई होगी।
उसे कल्पना की एकाग्रता ने माता के पैरों को चाप तक सुनवा दी। उसे मालूम हुआ कि उस खंडहर की सीढ़ियों पर सचमुच कोई चढ़ रहा है। वह घूम कर खड़ी हो गई, किंतु राम जैसा मधुबन के अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई पड़ा। फिर वह बैठ गई, दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर सिसकने लगी। माता का प्यार उसकी स्मृति मात्र से ही उसे सहलाने लगा। उस भयावने खंडहर में माता का स्नेह जैसे बिखर रहा था। वह जीवन में पहली बार इस अनुभूति से परिचित हुई। उसे विश्वास हो गया कि यही उसका जन्म जन्म का आवास है। आज तक वह जो कुछ देख सकी थी वह सब विदेश की यात्रा थी। आंखों के सामने 2 घड़ी के मनोरंजन करने वाले दृश्य, सो भी उसमें कटुता की मात्रा ही अधिक है। जो कष्ट झेलने वाली सहनशील मनोवृत्ति के निदर्शन थे, आज उसे वास्तविक विश्राम मिला। वह और भी बैठती, किंतु मधुबन ने कहा, राम जस, तुमको जाड़ा लग रहा है क्या? नहीं भैया, यही सोचता हूँ कि कहीं एक चिलम पागल यहाँ से गांव में जाकर लौटने में घंटों लग जाएंगे तो न सही, कहकर वह अपनी कमली मुट्ठियों में दबाने लगा। सैला की एकाग्रता भंग हो गई। उसने पूछा, मधुबन, क्या हम लोगों को चलना चाहिए? रात बहुत हो चली। वह देखिए, 7 तारे इतने ऊपर चढ़ाए हैं। छावनी पहुँचते पहुँचते हम लोगों को आधी रात हो जाएगी। तब चलो, कहकर सैला निस्तब्ध टीले से नीचे उतरने लगी। मधुबन और रामदास उसके आगे और पीछे थे। वह यंत्र चालित पुतली की तरह पथ अतिक्रम कर रही थी और मन में सोच रही थी अपने अतीत जीवन की घटनाएं, दुर्वृत्त पिता की अत्याचार लीलाएं, फिर माता जैन का छटपटाते हुए कष्टमय जीवन से छुट्टी पाना और उस प्रभाव की भीषणता में अनाथनी होकर भिखमंगों और आवारों के दल में जाकर पेट भरने की आरंभिक शिक्षा। धीरे धीरे उसका अभ्यास फिर सहसा इंद्रदेव से भेंट संध्या के क्रमशः प्रकाशित होने वाले नक्षत्रों की तरह उसके शून्य, मलिन और उदास अंतस्थल के आकाश में प्रज्वलित होने लगे। वह सोचने लगी, नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान से क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिंधु में से उसे एक से परिचय करा देती है, जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है। कहाँ भारत, कहाँ मैं और कहाँ इंद्रदेव और फिर तितली, जिसके कारण मुझे अपनी माता की उदारता के स्वर्गीय संगीत सुनने को मिले, यह पावन प्रदेश देखने को मिला। उसके मन में अनेक दुराशाएं जाग उठी। आज तक वह संतुष्ट थी, अभावपूर्ण जीवन इंद्रदेव की कृतज्ञता में आबद्ध और संतुष्ट था, किंतु इस दृश्य ने उसे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए एक स्पर्धा में आमंत्रण दिया। उसका सरल जीवन जैसे चतुर और सजग होने के लिए व्यस्त हो उठा। वह कच्ची सड़क से धीरे धीरे चली जा रही थी। पीछे से मोटर की आवाज़ सुन पड़ी। वह हटकर चलने लगी, किंतु मोटर उसके पास आकर रुक गई। भीतर से अनवरी ने पुकारा, मिस सैला हैं क्या? हाँ, छावनी पर भी चल रही हैं ना? आइए ना। धन्यवाद, आप चलिए, मैं आती हूँ, अन्य मनस्क भाव से सैला ने कह दिया। पर अनवरी सहज में छोड़ने वाली नहीं। उसने अपने पास बैठे हुए कृष्ण मोहन से धीरे से कहा, ये तुम्हारी मामी है, उन्हें जाकर बुला लाओ। सैला उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए वहाँ ठहरी न थी। आगे बढ़कर कृष्ण मोहन ने नमस्कार करके कहा, आइए ना। सैला कृष्ण मोहन का अनुरोध न टाल सकी। मोटर के प्रकाश में उसका प्यारा मुख अधिक आग्रहपूर्ण और विनीत दिखाई पड़ा। सैला ने मधुबन से कहा, मधुबन, कल छावनी पर अवश्य आना। कृष्ण मोहन के साथ सैला मोटर पर बैठ गई। तहसीलदार ने कागजों पर बड़ी सरकार से हस्ताक्षर करा ही लिया, क्योंकि सैला की योजना के अनुसार किसानों का एक बैंक और एक होम्योपैथी का निःशुल्क औषधालय सबसे पहले खुलना चाहिए। गांव का जो स्कूल है उसे ही अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। तीसरे दिन जहां बाजार लगता है वहीं एक अच्छा सा देहाती बाजार बसाना होगा, जिसमें करघे के कपड़े, अन्न, बिसाती खाना, आवश्यक चीज़ें बिक सकें। गृह शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए वहीं से प्रयत्न किया जा सकता है। किसानों में खेतों के छोटे छोटे टुकड़े बदल कर उनका एक जगह चक्र बनाना होगा, जिससे खेती की सुविधा हो। इसके लिए जमींदार को अनेक तरह की सुविधाएं देनी होंगी। वह सबसे पीछे होगा, बैंक पहले खुलनी चाहिए। कलेक्टर ने इसके लिए विशेष आग्रह किया। तहसीलदार के सुझाने पर सैला ने शेरकोट को ही बैंक के लिए उपयुक्त लिख दिया, किंतु मधुबन के पिता की जमींदारी नीलाम खरीद हुई थी श्याम दुलारी के नाम। वह हिस्सा अभी तक उन्हीं के नाम से खेवट में था। इसलिए श्याम दुलारी ने थोड़ी सी गर्व की हंसी हंसते हुए हस्ताक्षर करने पर कहा, तहसीलदार,
अब तो मुझे इससे छुट्टी दो। इंद्र से ही जो कुछ हो लिखाया पढ़ाया करो। तहसीलदार ने चश्मे में से माधुरी की ओर देखकर कहा, सरकार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ कि आप अपना अधिकार छोड़ दें। न मालूम क्या समझकर आपके नाम से बड़े सरकार ने ये हिस्सा खरीदा था। आप इसे जो चाहें कर सकती हैं। यदि आप किसी के नाम इसकी स्पष्ट लिखा पढ़ी ना करें तो ये कानून के अनुसार बीबी रानी का हो सकता है। छोटे सरकार से तो इसका कोई संबंध नहीं। श्याम दुलारी ने कड़ी निगाह से तहसीलदार को देखा। उसमें संकेत था उसे चुप करने के लिए, किंतु कूटनीति चतुर व्यक्ति ने थोड़ी सी संधि पाते ही जो कुछ कहना था कह डाला। माधुरी इस आकस्मिक उद्घाटन से घबराकर दूसरी ओर देखने लगी। वह मन में सोच रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। माधुरी के जीवन में प्रेम नहीं, सरलता नहीं, स्निग्धता भी उतनी न थी। स्त्री के लिए जिस कोमल स्पर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है वह श्यामलाल से कभी मिला नहीं। तो भी मन को किसी तरह संतोष चाहिए। पिता के घर का अधिकार ही उसके लिए मन बहलाने का खिलौना था। वह भी जानती थी कि यह वास्तविक नहीं, तो भी जब कुछ नहीं मिलता तो मानव हृदय कृत्रिम को ही वास्तविक बनाने की चेष्टा करता है। माधुरी भी अब तक यही कर रही थी। चौबे जी कब चूकने वाले थे। उन्होंने खास कर कहना आरंभ किया, बड़े सरकार सब समझते थे। विलायत भेजकर जो कुछ होने वाला था वह सब अपनी दूरदृष्टि से देख रहे थे। इसी से उन्होंने ये प्रबंध कर दिया था। तहसीलदार साहब ने इस समय सब उसको प्रकट कर दिया। ये अच्छा ही किया, आगे आपकी इच्छा। श्याम दुलारी ऊब रही थी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वह नहीं चाहती थी कि दोनों संतानों में भेद का बीजारोपण हो। इन स्वयं सेवक संपत्ति दाताओं से वह घबरा गई। माधुरी ने इस क्षोभ को ताड़ लिया। उसने कहा, इस समय तो आपका काम हो ही गया, अब आप लोग जाइए। तहसीलदार ने सिर झुकाकर विनयपूर्वक विदा ली। चौबे जी बाहर चले गए। श्याम दुलारी ने मौन हो जाने से वहाँ का वातावरण कुंठित सा हो गया। माधुरी जैसे कुछ कहने में संकुचित थी। कुछ देर तक यही व्यवस्था बनी रही। फिर सहसा माधुरी ने कहा, क्यों माँ, क्या सोच रही हो? ये भला कौन सी बात है इतनी सोचने विचारने की? ये लोग तो ऐसी व्यर्थ की बातें निकालने में बड़े चतुर हैं। तुमको तो ये काम पहले ही कर डालना चाहिए। किंतु क्या कर डालना चाहिए? उसे माधुरी ने भी अभी नहीं सोचा था। उसे साफ साफ माधुरी ने भी अभी नहीं सोचा था। वह केवल मन बहलाने वाली कुछ बातें करना चाहती थी, किंतु श्याम दुलारी के सामने ये एक विचारणीय प्रश्न था। उन्होंने सिर उठाकर गहरी दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्या? माधुरी क्षण भर चुप रही, तो भी उसने साहस बटोर कर कहा, भाई साहब का नाम उस पर भी चढ़वा दो, झगड़ा मिटे। श्याम दुलारी ने सिर झुका लिया। वह सोचने लगी। उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। समस्याएं तो जीवन में बहुत सी रहती हैं, किंतु वे दूसरों के स्वार्थों और रुचि तथा कुरुचि के द्वारा कभी कभी ऐसे सजीव होकर जीवन के साथ लड़ने के लिए कमर कसे हुए दिखाई पड़ती हैं। श्याम दुलारी के सामने उनका जीवन इन चतुर लोगों की कुशल कल्पना के द्वारा निस्सहाय वैधव्य के रूप में खड़ा हो गया। श्याम दुलारी के सामने उनका जीवन इन चतुर लोगों की कुशल कल्पना के द्वारा निस्सहाय वैधव्य के रूप में खड़ा हो गया। दूसरी ओर थी वास्तविकता से वंचित माधुरी के कृत्रिम भावी जीवन की दीर्घ काल व्यापनी दुख रेखा। एक क्षण में ही नारी हृदय ने अपनी जाति की सहानुभूति से अपने को आपाद मस्तक ढक लिया। माधुरी की ओर देखते हुए श्याम दुलारी की आंखें छलछला उठी। उन्हें मालूम हुआ कि माधुरी इस संपत्ति को इंद्रदेव के नाम करने का घोर विरोध कर रही है। उसकी निस्सहाय अवस्था, उसके पति की हृदयहीनता और कृष्ण मोहन का भविष्य सब उसकी ओर से श्याम दुलारी की वृद्धि को सहायता देने लगे। माधुरी ने कहने को तो कह दिया, परंतु फिर उसने आंख नहीं उठाई। सिर झुकाकर नीचे की ओर देखने लगी। श्याम दुलारी ने कहा, माधुरी, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। तू सब बातों में टांग मत अड़ाया करो। मैं जैसा समझूंगी करूंगी। माधुरी इस मीठी झुड़की से मन ही मन प्रसन्न हुई। वह नहाने चली गई, सो भी रूठने का सा अभिनय करते हुए। श्याम दुलारी मन ही मन हंसी। सहसा एक दिन इंद्रदेव को यह चेतना हुई कि वह जो कुछ पहले थे अब नहीं रहे। उन्हें पहले भी कुछ ऐसा भान होता था कि पर्दे पर एक दूसरा चित्र तैयारी से आने वाला है, पर उसके इतना शीघ्र आने की संभावना न थी। शैला के लिए वे बार बार सोचने लगे थे, उसकी क्या स्थिति होगी। यही
वह अभी नहीं समझ पाते थे। कभी कभी वह शैला के संसर्ग से अपने को मुक्त करने की भी चेष्टा करने लगते, यह भी विरक्ति के कारण नहीं, केवल उसका गौरव बनाने के लिए। उनके कुटुंब वालों के मन में शैला को वैश्या से अधिक समझने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। यह प्रच्छन्न व्यंग उन्हें व्यथित कर देता। उधर शैला भी इससे अपरिचित थी, ऐसी बात नहीं, तब भी इंद्रदेव से अलग होने की कल्पना उसके मन में नहीं उठती थी। इसी बीच में उसने शहर में जाकर मिशनरी सोसाइटी से भी बातचीत की। उन लोगों ने स्कूल खोलकर शिक्षा देने के लिए उसे उकसाया, किंतु उसने मिशनरी होना स्वीकार नहीं किया। इधर वह बाबा रामनाथ के यहाँ हितोपदेश पढ़ने भी जाती थी, अर्थात इंद्रदेव और शैला दोनों ही अपने को बहलाने की चिंता में थे। वे इस उलझन को स्पष्ट करने के लिए क्या क्या करने की बातें सोचते थे, पर एक दूसरे से कहने में संकुचित ही नहीं किंतु भयभीत भी थे, क्योंकि इंद्रदेव के परिवार में घटनाएं बड़े वेग से विकसित हो रही थी। किसी भी क्षण में विस्फोट होकर कलह प्रकट हो सकता था। इमली के पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर शैला और इंद्रदेव बैठकर एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। प्रभात की उजली धूप टेबल पर बिछे रेशमी कपड़ों पर रह रहकर तड़प उठती थी, जिस पर धरे हुए फूलदान के गुलाबों में से एक भीनी महक उठकर उनके वातावरण को सुगंधपूर्ण कर रही थी। इंद्रदेव ने जैसे घबराकर कहा, शैला, क्या तुम कुछ देख रही हो? सब कुछ, किंतु इतने विचार मूड क्यों हो रहे हो? यही समझ में नहीं आता। तुम्हारी ये कल्पना सफल होती नहीं दिखाई देती, इसी का मुझे दुख है, किंतु अभी हम लोगों ने उसके लिए कुछ किया भी तो नहीं है, कर नहीं सकते, ये मैं नहीं मानती। तुमको कुछ मालूम है कि तुम्हारे संबंध में यहाँ कैसी बातें फैलाई जा रही हैं? हाँ, मैं रात रात को घूमा करती हूँ, जो भारतीय स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है। मैं रामनाथ के यहाँ संस्कृत पढ़ने जाती हूँ, यह भी बुरा करती हूँ और तुमको भी बिगाड़ रही हूँ, यही बात ना? अच्छा, इन बातों के किसी किसी अंश पर देखती हूँ कि तुम भी अधिक ध्यान देने लगे हो, नहीं तो इतना सोचने विचारने की क्या आवश्यकता? इतना ही नहीं, मैं अब केवल चिंतित हूँ कि अपना और तुम्हारा संबंध स्पष्ट कर दूँ। ये ओछा अपवाद अधिक सहन नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अभी उस प्रश्न पर विचारने की आवश्यकता ही नहीं समझती। शैला ने ईषत् हंसी से कहा, क्यों? तुम्हारे संसर्ग से जो मैंने सीखा है, उसका पहला पाठ यही है कि दूसरे मुझको क्या कहते हैं इस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। पहले मुझे ही अपने विषय में सच्ची जानकारी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जमींदारी के दातव्य विभाग से जो खर्च स्वीकृत हुआ है, उसी से मैं अपना औषधालय का काम चलाऊँ। बैंक में भी कुछ काम कर सकूँ तो उसमें भी कुछ मिल जाया करे, और मेरी स्वतंत्र स्थिति इन प्रवादों को स्वयं ही स्पष्ट कर देगी। बात तो ठीक है, इंद्रदेव ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, पर इसके लिए तुमको एक प्रबंध कर देना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि गांव में कई जगह धर्म कर्म केंद्र की सृष्टि हो सकती है, भिन्न भिन्न शक्ति वाले अपने अपने काम में जुट जाएंगे, किंतु अब मैं देखती हूँ कि इसमें बड़ी बाधा है और मैं उन पर इस तरह नियंत्रण न कर सकूँगी। इसलिए बैंक और औषधालय, ग्राम सुधार, प्रचार विभाग सब एक ही स्थान पर हों तो ठीक है। शेरकोट में ही सब विभागों के लिए कमरे बनवाने की व्यवस्था कर दो ना। किंतु इसमें एक मैं भूल कर गई हूँ। क्या? उसके सुधारने का कोई उपाय नहीं है? भूल कैसी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर एक रहस्यपूर्ण घटना को जन्म देते हैं, स्वयं उसमें पड़ते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। मैं भी शेरकोट को बैंक के लिए चुनने में कुछ इस तरह मूर्ख बनाई गई हूँ। इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अधिक भावनामयी होती जा रही हो, ये संदेह अच्छा नहीं। शेरकोट के लिए तो माँ ने सब प्रबंध कर दिया, अब क्या हुआ? शेरकोट एक पुराने वंश की स्मृति है, उसे मिटा देना ठीक नहीं। अभी मधुबन नाम का एक युवक उसका मालिक है, तहसीलदार से उसकी कुछ अनबन है, इसीलिए। मधुबन, अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बैंक ना भी बनवाओ तो क्या होगा? अब तो वह बेचारा उस शेरकोट से निकाला ही जाएगा। तुम एक बार माँ से कहो ना, और नील वाली कोठी की मरम्मत करा दो, इसमें रुपए भी कम लगेंगे। और नील वाली कोठी? आश्चर्य से इंद्रदेव ने उसकी ओर देखा। हाँ, क्यों? अरे, ये तो भूतही कोठी कही जाती है, जहाँ मनुष्य नहीं रहते वहीं तो भूत रह सकेंगे। इंद्रदेव, मैं उस कोठी को बहुत प्यार करती हूँ। कब से? शैला। हंसते हुए इंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। इंद्र, तुम नहीं जानते, मेरी माँ यहीं कुछ दिनों तक रह चुकी हैं। इंद्रदेव की आंखें जैसे बड़ी हो गईं। उन्होंने कुर्सी उठकर खड़े होकर कहा, तुम क्या कह रही हो? बैठो और सुनो, मैं वही कह रही हूँ जिसके मुझे सच होने का विश्वास हो रहा था। तुम इसके लिए
कुछ करो। मुझे इसमें दान लेने में कोई संकोच नहीं। आज तक तुम्हारे ही दान पर मैं जी रही हूँ, किंतु वहाँ रहने देकर मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता तुम दे सकते हो और मेरी जीविका का उपाय भी कर सकते हो। सैला की इस दीनता से घबराकर इंद्रदेव ने कुर्सी खींचते हुए कहा, सैला, तुम कामकाज की इतनी बातें करने लगी हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जीवन में ये परिवर्तन सहसा होता है, किंतु यह क्या, तुम मुझको एक बार में ही अन्य व्यक्ति क्यों समझ बैठी हो। मैं तुमको दान दूंगा, कितने आश्चर्य की बात है। ये सत्य है इंद्रदेव, इसे छिपाने से कोई लाभ नहीं। अवस्था ऐसी कि अब मैं तुमसे अलग होने की कल्पना करके दुखी होती हूँ, किंतु थोड़ी दूर हटे बिना काम भी नहीं चलता। तुमको और अपने को समान अंतर पर रखकर कुछ दिन परीक्षा लेकर तब मन से पूछूंगी। क्या पूछोगी सैला? फिर वह क्या चाहता है? तब तक के लिए यही प्रबंध रहना ठीक होगा। मुझे काम करना पड़ेगा और काम के बिना यहाँ रहना मेरे लिए असंभव है। अपनी रियासत में मुझे एक नौकरी और रहने की जगह देकर मेरे बोझ से तुम इस समय के लिए छुट्टी पाओ और स्वतंत्र होकर अपने विषय में सोचो। सैला बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए फिर कहने लगी, हम लोगों के पश्चिमी जीवन का ये संस्कार है कि व्यक्ति को स्वावलंबन पर खड़े होना चाहिए। तुम्हारे भारतीय हृदय में जो कौटुंबिक कोमलता में पला है, परस्पर सहानुभूति की सहायता की बड़ी आशाएं परंपरागत संस्कृति के कारण बलवती रहती हैं, किंतु मेरा जीवन कैसा रहा है उसे तुमसे अधिक कौन जान सकता। मुझसे काम लो और बदले में कुछ दो। अच्छा, जब ये सब मैं कर लूँगा, पर मधुबन के शेरकोट का क्या होगा, मैं नहीं कहना चाहता। माँ न जाने क्या मन में सोचेंगी, जबकि इन्होंने एक बार कह दिया तब उनके प्रतिकूल जाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। तो भी तुम स्वयं कहकर देख लो। ये मैं नहीं पसंद करती इंद्रदेव। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ कहना हो अपनी माता जी से तुम ही कहो। दूसरों से वही बात सुनने पर जिसे कि अपनों से सुनने की आशा कर रहती है, मनुष्य के मन में एक ठेस पहुँचाती है। ये बात अपने घर में तुम आरंभ ना करो। देखो सैला, वह आरंभ हो चुकी है, अब उसे रोकने में असमर्थ हूँ। तब भी तुम कहती हो तो मैं कहकर देखूंगा क्या होता है। अच्छा तो जाओ, तुम्हारे हितोपदेश के पाठ का यही समय है ना। अच्छा तुमने स्वांग बनाया है। सैला ने स्निग्ध दृष्टि से इंद्रदेव को देखकर कहा, ये स्वांग नहीं है, मैं तुम्हारे समीप आने का प्रयत्न कर रही हूँ, तुम्हारी संस्कृति का अध्ययन करके। अनबरी को आते देखकर उल्लास से इंद्रदेव ने कहा, शीला, शेरकोट वाली बात अनबरी से ही माँ तक पहुँचाई जा सकती है। सैला प्रतिवाद करना ही चाहती थी कि अनबरी सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आज कई दिन से आप इधर नहीं आई, सरकार पूछ रही थी। अरे पहले बैठ तो जाइए। फिर कुर्सी खिसकाते हुए सैला ने कहा, मैं तो स्वयं अभी चलने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा हाँ, शेरकोट के बारे में रानी साहिबा से मुझे कुछ कहना था। मेरे भ्रम में एक बड़ी बुरी बात हो रही है, उसे रोकने के लिए। क्या? मधुबन बेचारा अपनी झोपड़ी से भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाप दादों की डी है। मैंने बिना समझे बूझे बैंक के लिए वही जगह पसंद की। उस भूल को सुधारने के लिए मैं अभी ही जाने वाली थी। मधुबन? हाँ वही ना, जो उस दिन रात को आपके साथ था जब आप नीलकोठी से आ रही थी। उस पर तो आपको दया करनी ही चाहिए, कहकर अनबरी ने भेद भरी दृष्टि से इंद्रदेव की ओर देखा। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।